नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई और अभी थोड़ा सा टेक्निकल कुछ था और कुछ कैमरे को सेट करने में देर हो गई, तो इसलिए माफ़ी। लेकिन सबसे पहली बात आपको बताऊं कि ये जो आज का दिन चुनाव के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है, मीडिया के लिए, चुनावी पंडितों के लिए और जो पार्टियों के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उसके लिए, क्योंकि ये एक तरीके का मिनी आम चुनाव हो रहा है देश में 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं पूरे देश में होता है, उसके बाद 2019 में ही महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में, उसके बाद झारखंड में, फिर दिल्ली में और फिर बिहार में चुनाव हो चुके हैं। ये 2019 के लोकसभा के बाद पहली बार पांच राज्यों में एक साथ, मतलब 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, उसमें एक साथ जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हम इसे पहला मिनी आम चुनाव कह रहे हैं। ऐसे एक तरीके से कहे तो ऐसा 3 बार होता है। आप देखेंगे कि इसके बाद ठीक 9-10 महीने बाद जब अगले साल 2022 के फरवरी मार्च में यूपी, पंजाब ये सब में होंगे, उस समय भी 5 राज्यों में चुनाव होंगे और उसके बाद फिर आपको सीधे वो 2023 के आखिरी नवंबर दिसंबर के महीने में देखेंगे, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एक और राज्य जो हैं वो 5 राज्यों में। तो ऐसे 3 बार ऐसे होते हैं, मतलब इन बिटवीन जो 5 सालों का जो लोकसभा चुनाव है उस पीरियड में जब 3 बार चुनाव होते हैं, मिनी चुनाव होते हैं। अब सवाल रही कि ये जो 5 राज्यों में आज तिथि घोषित कर दिया ये चुनाव आयोग ने, ये पाँच का जो सीक्वेंस है बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिएगा तो इन 5 राज्यों में को मिला के पूरे 824 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं, जो कि कुल जो पूरे देश में जो कुल विधानसभा सीट हैं उसका लगभग 5वां हिस्सा है। उसके बाद अगर राज्यों की दृष्टिकोण से देखें तो पूरे देश का ये जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी में, ये 5 राज्यों का एक तो आप मान के चलिए कि साउथ में एक साथ 6 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी में। लगभग पूरे साउथ भारत, मतलब कि दक्षिण भारत के आधे हिस्सों में चुनाव अभी इस अप्रैल के महीने में होंगे। और ईस्ट जो पूर्वी भारत है, जिसमें बंगाल, असम, झारखंड, उड़ीसा ये सब राज्य आते हैं, उसको के तो आधे से अधिक हिस्सों के पूर्वी भारत में ये चुनाव हो रहे हैं। तो 5 राज्यों में 824 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। डेट जो तिथि है ये आप सब लोगों के जहन में चला गया होगा, जिनका भी चुनावों पे रुचि है, पॉलिटिक्स में रुचि है उनके पास। और तो ये जो पहले चरण का जो चुनाव है पहला, वो केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव है जो कि 6 अप्रैल को होंगे। असम में 3 चरणों में चुनाव है, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को। और वेस्ट बंगाल, जिसकी सबसे ज़्यादा घनघोर चर्चा है, घमासान में जहाँ पे, वहाँ पे 8 चरणों में चुनाव है। ये भी इत्तेफाक की बात है कि अमूमन इतने लंबा चरण का चुनाव कम से कम भारत के विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से देखते हुए ऐसा शायद ही किया हो। मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए पूरा 1952 से अभी तक का इतिहास देखना होगा मुझे, जो कि भी नहीं देख पाया हूँ। लेकिन 8 चरणों में रेयर में होते हैं और ये रेयरेस्ट है। एक कारण ये भी बताया गया कि कोविड की वजह से नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ गए हैं और सुरक्षा को दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की सुरक्षा और जो हिंसा की जो सुरक्षा, उन सब के दृष्टिकोण से 8 चरणों में किया गया। बहरहाल वो जितने भी चरण में हुए वो तो चुनाव आयोग का निर्णय है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो आज बातचीत करने का दौर है वो, हालांकि उत्सुकता तो सबकी यही रहेगी। जैसे आज जब ईसीआई के जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो सुनील अरोड़ा साहब थे, वो जब घोषणा कर रहे थे तो सबका इंटरेस्ट इस पे थे। कई बार आप ट्विटर, फेसबुक वगैरह में देखेंगे तो सीधे लोग डायरेक्ट सवाल कर रहे थे कि मुद्दे पे आइए, मुद्दे यानी कि सीधे डेट बताइए कि चुनाव कब है और किस तारीख को होने जा रही है और रिजल्ट किस दिन आएगा, क्योंकि अमूमन लोगों का इंटरेस्ट इसी पे होता है। तो वही बात है कि जब चुनाव शुरू हो जाते हैं और किसी एनालिस्ट या कोई चुनाव पे बातचीत करना हो तो सबका इंटरेस्ट पहला एक ही चीज़ पे होता है कि बाकी बातें सब ठीक है, लेकिन कौन जीत कौन रहा है।
ठीक है, किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है या कौन सी पार्टी की सरकार जाने वाली है। तो इस सवाल का जवाब हम भी इतना जल्दी नहीं देंगे। उसके दो कारण हैं, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इसमें 3 राज्य तो हम कभी गए ही नहीं, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी कभी नहीं गए हैं। 2 राज्य गए हैं, आसाम और बंगाल, लेकिन इस चुनाव में अभी तक गए नहीं हैं। आंकड़ों के दृष्टिकोण से कुछ कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, और वो ये है कि जब आप देखेंगे आंकड़ों के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो एक चीज़ जो साफ झलकती है, चाहे वो मीडिया में आए, बंगाल के तो बारे में बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन और सब जब राज्य हैं आसाम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा जोरदार टक्कर है। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि इस बार आसाम, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु में थोड़ा बहुत, लेकिन केरला, पश्चिम बंगाल और असम, इन तीनों जगह बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। और जो वोट शेयर है वो बहुत ही क्लोज रहेंगे 2 मेजर पार्टी या मेजर अलायंसेस के बीच में। और जीत किनके सहरा लगती है ये तो लास्ट के 1 महीने के कैंपेन अब जब शुरू हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा, और वो तभी समझ में भी हमें आएगा कि कौन सी पार्टी क्या करती है। अब सवाल ये है कि जो सबसे ज़्यादा छोटे प्रदेशों से बात करें तो पुडुचेरी सबसे छोटा है, केंद्र शासित प्रदेश है, 30 सीटें हैं वहाँ पे, 30 विधानसभा की सीटें हैं। अभी कुछ दिन पहले वहाँ की सरकार को कांग्रेस के लिए नेतृत्व वाली सरकार थी, जो अपना विश्वास मत नहीं दिखा पाई विधानसभा में, और उनको उनकी सरकार गिर गई और अभी फिलहाल वहाँ राष्ट्रपति शासन है। पुडुचेरी के बारे में एक और इत्तेफाक की बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में वो इन टर्म्स ऑफ सीट्स के मामले में विधानसभा के या जो केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ की विधानसभा है उनमें सबसे छोटा राज्य है, सबसे कम सीटें यानी 30, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब एक और स्टेट जो सिक्किम है वो भी 32 है, लेकिन यहीं पे 30 सीटें हैं तो सबसे कम है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि यहाँ पे 3 जो विधानसभा की सीटें हैं वो केंद्र द्वारा यानी राष्ट्रपति, ऑफकोर्स राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो मतलब कुल मिला के कहिए 30 + 3 वहाँ पे 33 मेंबर होते हैं। तो अभी बीजेपी के 3 मेंबर हैं वहाँ पे, जो बीजेपी के जो तीन जो विधायक हैं वो एक्चुअली नॉमिनेटेड विधायक ही हैं उस राज्य में। तो ये तो पुडुचेरी की बात रही। और पुडुचेरी की बात थोड़ा सा एक लाइन और उसमें जोड़ दें बहुत कि वहाँ पे जो मुख्य मुकाबला रहा है, चूँकि तमिलनाडु से सटा हुआ राज्य है तो मुख्य मुकाबला ज़्यादातर वहाँ की जो अन्ना द्रमुक जो AIDMK है, DMK है, कांग्रेस और एक और पार्टी है जो ANIRC जो एक पार्टी है, इन चारों के बीच में टक्कर होती है। तो कांग्रेस कभी DMK के साथ अलायंस करके सरकार में आती है और AIDMK और AINRC जो पार्टी हैं उनके साथ वो होते। तो इस पिछली बार 2016 में कांग्रेस ने DMK के सपोर्ट से और कुछ के सपोर्ट से सरकार बनाई थी। तो अभी देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहे हैं। साउथ पुडुचेरी से निकल के थोड़ा सा उधर आते हैं तमिलनाडु के तरफ। तमिलनाडु में आप सब लोग जानते हैं कि मुख्य लड़ाई जो है वो AIDMK और DMK, द्रमुक और अन्ना द्रमुक जो जयललिता जी की पार्टी थी और करुणानिधि जी की पार्टी थी, दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। तो अभी जो वर्तमान में AIDMK की सरकार है वहाँ पे और स्टालिन के नेतृत्व में जो है DMK कांग्रेस के सपोर्ट के साथ गठबंधन के साथ उनको चुनौती पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में DMK का और कांग्रेस अलायंस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, उन्होंने काफ़ी सीटें जीती थी। लेकिन अब विधानसभा में भी वो कर पाएंगे कि नहीं ये थोड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले कुछ दशक से तमिलनाडु में ऐसा होता था कि एक बार 5 साल DMK 5 साल AIDMK की सरकार बनती थी। लेकिन ये वो जो ब्रेक है वो 2011 को 2016 में टूट गया था। 2011 में भारी बहुमत मिली थी AIDMK को, जयललिता की पार्टी को, मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2016 के चुनाव में भी अमूमन ऐसा होता था कि वहाँ पे DMK की सरकार बन जानी चाहिए थी, आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई और फिर से बहुमत मिली जयललिता की AIDMK को। तो
ये एक मतलब कि बहुत समय बाद वहाँ पे कंटिन्यूसली 10 साल एक पार्टी की सरकार रही है। और अगर डीएम को उन्हें पदस्थ करना है तो एक मजबूत चुनौती पेश करना होगा। तीसरा, उससे इधर और साउथ के एक तीसरे राज्य केरला में जाते हैं। केरला की भी कहानी जो है कमोबेश तमिलनाडु की तरह है। हर 5 साल बाद वहाँ सरकार बदल जाती है, लेफ्ट फ्रंट की सरकार और जो डेमोक्रेटिक जो आपकी कांग्रेस युक्त जो एक सरकार है, तो उनकी यूनाइटेड एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई होती है वहाँ पे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, दोनों डेमोक्रेटिक फ्रंट ही कहते हैं यहाँ पे, बस लेफ्ट और यूनाइटेड का है। तो लेकिन जो कुछ समाचार आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं खासकर, तो उसमें अभी देखना ये होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी की फिर से सरकार आ सकती है वहाँ पे। लेकिन अमूमन पिछले 25-30 सालों का इतिहास वहाँ पे यही रहा है कि सरकारें वहाँ चेंज होती है, और इस बार चेंज होगी या नहीं होगी, वो तमिलनाडु में जो 2016 में हुआ था वो मामला रिपीट होगा या नॉर्मल जैसा होते आया है वैसा होगा, ये थोड़ा देखने वाली चीज़ होगी। ठीक है, और मैं इसलिए देखने वाली चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि इन तीनों राज्यों का मैंने पहले ही बोला कि मेरी मैं कभी वहाँ गया नहीं, सिर्फ इलेक्टोरल नंबर के हिसाब से मैं कह सकता हूँ। अब इन तीन राज्यों में एक चीज़ और कॉमन है, वो ये है कि यहाँ पे जिस पार्टी या जिस अलायंस की भी सरकार बनती है, वहाँ पे मोर और लेस उनको 40+ वोट परसेंट लाना बहुत ज़रूरी है। उससे कम में जो है मामला नहीं बनता है। जैसे आप बिहार में, यूपी वगैरह में जाएंगे, 2017 का चुनाव छोड़ दीजिए, उससे पहले होते थे किसी पार्टी को 30-32% भी आ जाते थे, उनकी सरकार बन जाती थी। ये वहाँ पे केरला तमिलनाडु पुडुचेरी ये सब इलाके में नहीं, वहाँ 40+ 44-45 के से नीचे में कुछ बात ही नहीं बनती है। तो ये इन तीन राज्यों की जो एक जो मेरी अपनी समझ आंकड़ों के दृष्टिकोण से है, तो दिलचस्प है। पुडुचेरी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ ज़्यादा नहीं है समझे। केरला में देखना पड़ेगा कि लेफ्ट फ्रंट अपनी सरकार बचा पाती है कि नहीं, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट आ रहे थे कि सरकार ने कामकाज ठीक किए हैं, लेकिन कोविड के जितने केसेस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका जनता पे क्या असर पड़ता है, उसको जनता कैसे लेती है, वो थोड़ा देखने वाली बात होगी और समझने वाली बात होगी। तमिलनाडु में संभावना ज़्यादा है कि बदल जाएगी सरकार, क्योंकि अमूमन 5 साल पे बदलती है और वहाँ तो ऑलरेडी 10 साल हो गए। प्लस AIDMK में भी कुछ गुट अलग बटे हैं, वहाँ भी पार्टी में भी खंडन हुए, तो इस सब वजह से। लेकिन DMK कांग्रेस अलायंस को थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ेगा अपने वोट बेस पे, ये एक बात है। अब उधर से निकल के, साउथ से निकल के आ जाते हैं ईस्ट पे। ईस्ट की जो 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं, असम और वेस्ट बंगाल, जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, दोनों मिला के लगभग 420 सीटें हैं। 294 आपके पश्चिम बंगाल में और 126 असम में, तो ये मिला के 420 सीटें। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 5 साल पहले को थोड़ा लिया जाए तो इन दोनों राज्यों में बीजेपी, जो अभी की रूलिंग पार्टी है, अभी की एक डोमिनेंट पार्टी है इस देश में, उनकी कोई विशेष साख नहीं थी इन राज्यों में। छोटा प्लेयर थे, AGP के साथ गठबंधन कर लेते थे या कहीं और के। लेकिन 5 सालों में सारा परिदृश्य बदल चुका है। पहला परिदृश्य तो ये है कि असम में उनकी सरकार है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बंगाल में उन्होंने खासकर 2019 के लोकसभा के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पे एक बहुत ही बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी चुनौती दे रहे हैं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को। क्या ममता बनर्जी सरकार बचा पाएगी या नहीं आएगी, इसके लिए थोड़ा सा हमें समय का इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर के दृष्टिकोण से कहूँ तो पिछली बार के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लास्ट इलेक्शन वही हुए, उसमें 41% वोट बीजेपी को मिले थे और करीब 44% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले थे। 22 और 18 सीटें थी और करीब 3% का वोट शेयर का गैप था। अब सवाल ये है कि बीजेपी वहां से सिर्फ 3% वोट और गेन कर लेती है, मतलब 41 से वो 44 पे चले जाती है। हालांकि मुझे लगता है कि वो 4% की इनको ज़रूरत होगी,
लेकिन अगर 3% भी लेती है और उसमें से 1-8% टीएमसी का गिर जाता है, तब वहां पे बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ। अगर बीजेपी जितना वोट मिला था उसमें से 1 या 2% भी वोट गिर जाती है उनकी, और टीएमसी का वोट उतना ही रहता है जितना अगर उनके पास था लोकसभा में मिला था, यानी 44%, और बीजेपी की वोट 1% भी गिर जाती है, तो बीजेपी का जो सीटों का आंकड़ा होगा वो सीधे 100 से नीचे चला जाएगा। 100 भी वो टच नहीं कर पाएंगे। ये एक टेक्निकल डेटा की दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। हाँ, बीजेपी अब जो बड़ी जीत तब हासिल कर सकती है जब लेफ्ट और कांग्रेस के जो कंसोलिडेटेड वोट हैं लोकसभा में, उनको मिला के करीब 13% के आसपास वोट मिले थे दोनों पार्टियों को मिला के, वो अगर 13% सीधे सीधे बीजेपी में शिफ्ट हो जाती है, उसका ज़्यादातर हिस्सा, तब बीजेपी की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है। हालांकि इससे ऐसा होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है और ऐसा होने की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीजेपी जहां एक मेजर चैलेंजर होती है जिस स्टेट में भी जो चुनौती पेश करने वाली पार्टी होती है, वहां पे वो अपनी सारी दमखम तो लगाती ही है, प्लस जो वोटर को मोबिलाइज और मोटिवेट करने में सफल हो जाती है कि उनके लिए वो ज़्यादा पाए। और इसका ताज़ा तारीख, बहुत ताज़ा नहीं, थोड़ा ही पुराना, लेकिन एक बेहतरीन उदाहरण है त्रिपुरा के चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले लेफ्ट की 25 सालों की सरकार थी मनीष सरकार, और कांग्रेस अपोजिशन में ही थी। बीजेपी वहाँ 1.5 से 2% की पार्टी थी। लेकिन जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस उस समय 2018 से पहले यानी 2013 में तकरीबन 35% वोट उनको मिले थे। जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस का वोट सीधे गिर के 1.5% पे चली गई और बीजेपी ऐसे जंप मारी कि तकरीबन 40% के आसपास उनका वोट चला गया, और अभी हम देख रहे हैं उनकी सरकार। तो अगर इस तरीके का कुछ हुआ, मतलब कहने का मतलब ये था कि बीजेपी सिर्फ अपने ही वोट जो हकती है उसी को नहीं साधती है, बल्कि वो दूसरे का वोट काटने में बहुत ही एक सफल पार्टी रही है। मतलब वो काफ़ी उस मामले में मजबूत पार्टी रही है अट्रैक्ट करने में। जो भी फ्लोटिंग वोटर होते हैं या कमज़ोर पार्टी के वोटर होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने में। तो अगर ऐसा होता है मतलब बंगाल में, तब बीजेपी को वहाँ सरकार बनाने से की संभावना बहुत मजबूत रहेगी। लेकिन इसमें 2 बड़ी कैवियट है बीजेपी की 2 मतलब कई मजबूती के साथ 2 जो कमियां हैं और बड़ी कमियां हैं, वो ये है, एक कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में थोड़ा डिफरेंस होते हैं, और वो डिफरेंस जो है बीजेपी के परफॉर्मेंस पे भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, सीट पे भी असर दिखता है। तो आप देखेंगे 2018 के विधानसभा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में जो वोट थे, 2014 के मुकाबले बीजेपी के वोट 15%, 17% गिर गए, लेकिन 13% भी गिरे। लेकिन जब 2019 का लोकसभा हुआ तो वहीं 18%, 20%, 22% वोट उन्हीं राज्यों में बढ़े। और उसके बाद 19 के बाद जो हरियाणा, महाराष्ट्र, आपका झारखंड और जो दिल्ली, इवन बिहार के भी चुनाव, तो इन राज्यों में जो चुनाव हुए, तो जितने लोकसभा में वोट मिले थे बीजेपी को और उनके गठबंधन को, उससे काफ़ी मात्रा में उनके वोट कम, और मोर और लेस ऑन एन एवरेज तकरीबन 15% की वोटों में गिरावट है। सबसे कम जो गिरावट रही वो महाराष्ट्र में रही, जो 8% थी, यानी मिनिमम 8% की गिरावट रही ही रही बीजेपी की। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें, और अगर 8% नहीं, मान लिया हम, मतलब 3-4% भी वोट गिर गया बीजेपी का, नहीं रिटेन कर पाई वो लोकसभा का चुनाव, तब उनके लिए बहुत ही मतलब एक कड़ी टक्कर देने के बावजूद जब सीटों का मामला आएगा तो बहुत कम सीटें उनके हाथ में लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे खेल जो है, जो पश्चिम बंगाल में खेल है, वो खेल होता है शुरू 45% से, यानी कि
जितनी सीट आप लड़े हैं उस पे जब तक आपको 45% वोट नहीं मिल रहे हैं, यानी एक एक सीट पे, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 45% वोट इन सीट कंटेस्टेड अगर आपको नहीं मिल रहे तब आपकी सरकार बनने की संभावना नगण्य है पश्चिम बंगाल। क्योंकि पिछले 4 दशक यानी पोस्ट 1970s में जो अभी तक है 5 दशक पिछले लगभग 5 दशक में जो भी वहाँ चुनाव हुए हैं, चाहे वो लेफ्ट की सरकार रही हो 34 साल, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो 10 साल और उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, इन सब में जो भी पार्टी की सरकार बनी है उनका औसतन जो वोट है जिस सीट पे वो करने वाली बड़ी पार्टी वो 45% से ऊपर है। सबसे कम जो है ना वो तृणमूल कांग्रेस का 2016 में 45.6 था, यानी सबसे कम। तो 45 से कम का नीचे, इसीलिए जो मैं कह रहा था कि बीजेपी को अगर सरकार वहाँ बनानी है, जीतनी है, तो कम से कम 4% वोट उनको और एडिशनल जोड़ना होगा लोकसभा चुनाव के मुकाबले। अगर वो जोड़ पाते हैं तब टीएमसी को जितना वोट है अगर वो भी रह जाता है तो भी ये पार कर जाएगी बीजेपी को, सरपास कर। और अगर टीएमसी का 2-3% भी वोट गिर गया तो हार ही जाएगी टीएमसी। तो ये एक मैथमेटिकल एक नंबर गेम है, वो देखना है। दूसरी जो बात हो रही थी कि विधानसभा में उनके वोट गिर जाते हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज और चुनौती यही है कि वो वोट जो है ना सिर्फ उसको गिरने से रोके जो लोकसभा में मिले, बल्कि 3 या 4% और वोट खींचे, चाहे वो लेफ्ट का वोट खींचे चाहे टीएमसी का वोट खींचे, जिधर से खींचे तब उनकी जीत की संभावना। दूसरी जो बीजेपी की कमजोरी है जो खासकर राज्यों के चुनाव में, और ये हर पार्टी की कमजोरी होती है, ऐसा नहीं कि ये बीजेपी की कमजोरी, वो ये है कि पोस्ट 1990 के बाद राज्यों में या जब चुनाव देखेंगे तो एक लीडर नेता का जो चेहरा होता है वो बड़ा मायने रखता है और वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बस पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास ममता बनर्जी जैसे एक सशक्त चेहरा है, लेकिन बीजेपी अभी तक कोई चेहरा वहाँ पर देने में असफल रही है। कम से कम अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं किया है कि कौन उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। हालांकि तर्क ये भी कहे जा रहे हैं कि बीजेपी देखिए हरियाणा में भी नहीं दिया था, राजस्थान झारखंड में भी नहीं दिया था अपना चेहरा, फिर भी वहाँ पे जीती, उनकी सरकार बनी 2014 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन असम में उन्होंने दिए थे, त्रिपुरा में उन्होंने लगभग इंडिकेट कर दिए थे। तो लेकिन एक और बड़ी जो चीज़ें होती है ना कि जब एक मजबूत उम्मीदवार, मजबूत नेता आपके सामने हो और तब और खासकर विधानसभा का चुनाव हो, तब थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक चेहरा और वोट प्रतिशत को मेंटेन करना, न सिर्फ मेंटेन करना बल्कि उसमें और जोड़ना, ये एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए अगर उनको पश्चिम बंगाल में वो अपनी सरकार बनाने की तरफ देख रहे हैं या सोच रहे हैं या कोई भी उम्मीद लगा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ के आ जाते हैं असम पे। आखिरी चुनाव नॉर्थ उत्तर पूर्वी राज्यों का क्या कहते हैं उसको, एक सबसे बड़ा राज्य है, 126 सीटें हैं। पहली दफ़े बीजेपी की वहाँ सरकार बनी पिछली बार 2016 में। उनकी पूर्ण बहुमत से बस 4 सीटें कम थी, मतलब 60 सीटें, 126 में से 60 सीटें पे बीजेपी जीती थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि वोट जो है वो तो कांग्रेस से ओवरऑल में वोट जब आप देखेंगे तो 1% कम ही वोट मिला था बीजेपी, लेकिन जब वोट इन सीट कंटेस्टेड देखेंगे तो वो 42% वोट थी बीजेपी के पास, जो कि 11% अधिक थी कांग्रेस से। यानी कि पहले ही दफे में बीजेपी ने बहुत ही भारी और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था असम में और अपनी सरकार बनाई थी वहाँ पे। लेकिन सरकार भी चल रही थी, कोई बड़ी चैलेंज हो रही नहीं थी। लेकिन जो सीए एनआरसी का मुद्दा, जो एनआरसी का जो मुद्दा वहाँ पे या मिसमैनेजमेंट जो भी कही, वो जो उभरा, तो उसको लेके थोड़ा सा एक अंतर विरोध या एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खासकर अखबारों में
सुनने में पढ़ने में आ रहा है। अब वो कितना गहरा है ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, इसलिए दूर बैठे उसका अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी को वहाँ पे आसाम में अपनी सरकार बनाने के लिए जो कांग्रेस को 5% से के स्विंग से रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट इस बीच हुई कि कांग्रेस का AIUDF जो है वहाँ पे बदरुद्दीन अजमल जी की जो पार्टी है उनके साथ अलायंस हुआ। उन दोनों का अलायंस होने से जो वोट शेयर है वो अगर अर्थमेटिक के दृष्टिकोण से देखेंगे वो फिर बीजेपी के सर पास कर जाती है। तो बीजेपी अगर अकेले लड़ती है चुनाव और फिर इस तरीके से चैलेंज करती है कांग्रेस में, तो अगर 3-4% का नेगेटिव स्विंग हो गया बीजेपी के खिलाफ में, तब फिर उनकी सरकार वहाँ पे रिटेन करना मुश्किल हो जाएगी। कुल मिला के लबो-लुआब यह है कि आज की बातचीत का, हालांकि आज हम स्टेट वाइड पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बंगाल और असम की थोड़ी चर्चा जायज़ बनती थी क्योंकि सब लोग कर रहे थे, हम लोगों ने भी किया। लेकिन हम आगे से कोशिश करेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में, अगले हफ्ते से, कि हर राज्यों की अलग अलग विस्तार से अलग अलग मुद्दों को, वोट शेयर, सीट शेयर, अलग अलग जो पार्टियां हैं, अलग अलग जो वहाँ सरकार रही है, उन पे फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से वो आप लोग के समक्ष अलग अलग दृष्टिकोण को रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इस बात में नहीं जाते हैं कि कौन कहाँ जीत रहा है, या आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ी संभावना हमने व्यक्त किया, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे वैसा हो सकता है। अब देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन ये तो तय है कि असम, केरला और वेस्ट बंगाल, इन तीनों जगह पे बहुत ही कांटे की टक्कर होने जा रही है। और बीजेपी का तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोक जो नज़र है वो असम और वेस्ट बंगाल पे ही है। अगर वेस्ट बंगाल का चुनाव वो जीत जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ़्ट के गढ़ में, जो लेफ़्ट कभी 34 साल वहाँ पे शासन की लगातार, उसके गढ़ में एक तरीके से लेफ़्ट का खात्मा करते हुए टीएमसी को हराना, और लेफ़्ट के, चूँकि जो बीजेपी का सपोर्ट बेस है वो लेफ़्ट के कैडर से आ रहा है, जो अभी तक के खबरों से प्राप्त हो रही है। तो अगर लेफ़्ट के लोगों को, आइडियोलॉजिकल लेफ़्ट को बीजेपी कन्विंस करने में सफल हो रही है, आइडियोलॉजिकली उसको लेफ़्ट से राइट बनाने में सफल हो रही है और चुनाव जीत रही, तो ये न सिर्फ चुनावी जीत होगी, न एक सरकार बनने की बात होगी, बल्कि ये कि वैचारिक और बहुत ही बड़ी जीत होगी। इसके बहुत अलग अलग मायने निकलेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये अभी हमें देखने के लिए 2 मई तक का इंतज़ार करना होगा। खेला बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि टीएमसी का स्लोगन भी है, खेला हो गए तो खेला होगा। बहरहाल एक चीज़ जो हमें शुरू में बोलनी थी लेकिन अभी बोल देता हूँ, कि खास बात यह है कि जो 5 राज्यों में एक कॉमनैलिटी है, एक जो समानता है, चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो साउथ के 3 राज्य हों, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में चावल जो है ना, भात की जो मुख्य आहार जो है ना, भात, रोटी, चावल या रोटी वगैरह की, चपाती वगैरह की बात करते हैं, इन 5 राज्यों में जो चावल है वो मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन, यानी लोग प्रेफर करते हैं चावल से बनी हुई चीज़ें और चावल खाना, खासकर दोपहर। और ये जो लाइव हम कर रहे हैं उससे कुछ ही देर पहले हम लोगों ने भी पूरा दाल, चावल, करेले की भुजिया, पापड़, घी और अचार रगड़ के दबा के खाए हैं, और फिर आपके पास लाइव करने के लिए आए हैं, ताकि उन 5 राज्यों के अलावा हमारे में भी एक कॉमनैलिटी, मतलब 6 एंटिटी में एक कॉमन चीज़ वो हो कि सब लोगों ने भात खा के ये फेसबुक लाइव किया जा रहा है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में हम लगातार, खासकर 2 मई तक लगातार चुनाव के अलग अलग पहलू पे इन 5 राज्यों की बारीकी से बातचीत करेंगे। इस बीच अगर आपके जो भी सवाल होते हैं, अगर आप हमें पहले भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पे, या उस समय भी पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनका जवाब दें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।